अच्छा, क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटाइड्स, आर्थराइटिस की जो प्लूरल है उसे आर्थराइटाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल की वजह से आर्थराइटिस हो, क्रिस्टल डिपोजिशन की वजह से जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस। इसमें दो कंडीशंस आती है, दो किस्म के आर्थराइटिस है, एक है गाउट और एक है स्यूडो गाउट। ये दो जो है इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। गाउट में जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, जॉइंट जॉइंट में मोनोसोडियम यूरेट या यूरेट को यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। जो सूडो गाउट है, फॉल्स गाउट, सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स गाउट जो है सूडो गाउट, उसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल जॉइंट में बनते हैं। सही है, तो ये दोनों पढ़ेंगे। गाउट जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जॉइंट की, ठीक है। मोनो आर्टिकुलर मतलब एक साइड ऑफ जॉइंट इन्वॉल्व होता है, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो मोनो आर्टिकुलर अर्थराइटिस है जिसमें जो है मोनोसोडियम यूरेट्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। सही हो गया। तो इस 90% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं ना, अगर 100 लोग हैं तो 90 लोग जिनको गाउट हुआ होगा वो मैन हो गए, जो बाकी 10% है वो वुमेन हो सकती है। वुमेन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती इनसे। जो मैन है 30%, 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद जो है ना उनको गाउट हो सकता है। वुमेन को कम होता है, और अगर होता भी है तो मेनोपॉज के बाद होता है। मेनोपॉज के बाद इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है बॉडी में। एस्ट्रोजन जो है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन में मदद देता है किडनी से। वो जब कम हो जाता है तो यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से गाउट हो सकता है। तो गाउट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है? इसके लिए जो है या तो यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बने। क्यों ज़्यादा बन सकता है? एक तो हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी, बड़ा मुश्किल नाम है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए इस एंजाइम की, तो इसकी वजह से जो है यूरिक एसिड ब्रेक डाउन नहीं होती, ये ज़्यादा बनता है। लेश नेहान सिंड्रोम में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम फॉस्फोराइबोसोल फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज जो है, ये ज़्यादा एक्टिविटी करे तो इसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा सेल टर्न ओवर मतलब सेल जल्दी बने और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी वजह से जो है हो सकता है यूरिक एसिड इंक्रीज बॉडी में। यूरिक एसिड क्या है? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है। सही हो गया। तो सेल टर्नओवर में भी प्रोटीन जो है होती है, तो वो जब ब्रेक डाउन करती है तो उसमें से हो सकता है। सेल टर्नओवर कब ज़्यादा हो सकती है? कैंसर कीमोथेरेपी होगी, क्रोनिक हीमोलिसिस हो गया, हेमेटोलॉजिक मेलिग्नेंसीज हो गई, कैंसर हो गया, तो उस वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन सकता है। तो ये तीन चार कंडीशंस मैंने बताई जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बन सकता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन अगर यूरिक एसिड की कम हो, बॉडी से बाहर कम निकले, तो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा यूरिक एसिड, जिसकी वजह से हो सकता है। एक्सक्रीशन यूरिक एसिड की कब कम होगी? अगर कोई किडनी की डिजीज़ है तो एक्सक्रीट कम होगा यूरिक एसिड, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा एसिड्स अगर ले बंदा तो उससे एक्सक्रीशन कम हो सकती है यूरिक एसिड की। डायूरेटिक्स से एक्सक्रीशन कम हो सकती है यूरिक एसिड की। एसिडोसिस हो जाए उसमें एक्सक्रीशन कम हो सकती है यूरिक एसिड की। तो दो कंडीशंस पढ़ ली जिसकी वजह से गाउट कॉज हो सकता है। एक तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड और दूसरा डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। 90% ऑफ केसेस जो होते हैं गाउट के, वो इस वजह से होते हैं, एक्सक्रीशन कम होती है यूरिक एसिड की, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड है उसकी वजह से कम लोगों को गाउट होता है। सही हो गया। वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी इन्फ्लेमेशन इसमें कैसे होती है? जो यूरिक एसिड होता है उसकी वजह से डायरेक्ट गाउट नहीं होता, लेकिन यूरिक एसिड की वजह से इनडायरेक्टली गाउट हो सकता है। कैसे? यूरिक एसिड जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड में भी चला जाता है। सही है। तो जब साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जाता है, आईजीजी एंटीबॉडी आती है और इस यूरिक एसिड क्रिस्टल को कोट कर लेती है। सही है, इसके ऊपर लग जाती है आईजीजी एंटीबॉडी। इतने में जो है पीएमएन आ जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की टाइप है, ठीक है, सेल्स की। तो वो आ जाती है और उसको इनगल्फ कर लेती है। किससे? वो जो यूरिक एसिड क्रिस्टल था और साथ ही साथ आईजीजी एंटीबॉडी जो थी, वो उसको पीएमएन जो है इनगल्फ कर लेता है। और जब इनगल्फ कर लेता है तो उस टाइम जो है ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन जॉइंट में काज करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम डिस्ट्रक्शन काज कर सकते हैं जॉइंट्स की। तो इस वजह से पीएमएन की वजह से
क्या होता है, गाउट की कंडीशन होती है, डायरेक्ट यूरिक एसिड से नहीं होती। तो इधर इन्होंने स्टार्ट में जो है एक बात लिखी थी इधर, जो हाइपर यूरिसीमिया है इसकी वजह से डिजीज होती है, लेकिन गाउट इसकी वजह से नहीं होता, लेकिन ये हॉलमार्क है इस डिजीज की, एक कॉज जो है हाइपर यूरिसीमिया है, इन्होंने ये बात लिखी थी। तो पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो है इसमें की रोल प्ले करते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो क्या होगी गाउट। तो गाउट को जो है 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज। सही है। सबसे पहला स्टेज जो होता है हाइपर यूरिसीमिया हो गई है, ब्लड में जो है यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया है, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो सबसे पहला स्टेज जो है एसेप्टिक एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया, ये 10 to 20 ईयर्स या इससे ज़्यादा जो है एक पेशेंट को यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा है लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे। 10 साल भी नहीं आ सकते, 20 साल भी नहीं आ सकते, या पूरी लाइफ भी नहीं आ सकते। सही हो गया। तो इनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस होता है। एक्यूट एकदम से हो जाता है, थोड़ी देर के लिए होता है और अटैक होता है, ये सबसे पहला अटैक। तो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस जो है सबसे पहले एज ऑफ ऑनसेट जो है इसमें 30 to 60 ईयर्स मैन में होता है। सही है। और एकदम से पेन होता है, स्लीप से बंदे को उठा देता है। ज़्यादातर जो है कौन से जॉइंट को इफेक्ट करता है, बिग टो। और बिग टो जब पेन होता है गाउट की वजह से इसको पोडेगरा भी कहते हैं। सही हो गया। इसके अलावा एंकल, नी और भी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऊपर ये पिक्चर में देख सकते हैं आप कौन कौन सी जगह को इन्वॉल्व कर सकता है। तो सेकंड स्टेज है एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, ये होता है और फिर रिजॉल्व हो जाता है। सही हो गया। इसमें पेन होता है, सेल्यूलाइटिक चेंजेस आ सकती है, इरिथीमा, स्वेलिंग, टेंडरनेस, फीवर आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, और साथ ही साथ पीलिंग ऑफ स्किन, डिस्क्वामेशन भी हो सकती है इस टाइम। फिर जो है ये अटैक चला जाता है। फिर कुछ अरसा बाद जो है इनिशियल अटैक की एक्यूट गार्थियाराइटिस के बाद एक स्टेज आता है जिसमें जो है उसको नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते, फिर से वो मतलब उसको पेन ख़त्म हो जाता है। सही हो गया। या तो उसको फिर पूरी लाइफ नहीं आता। 10% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं ना उनको पूरी लाइफ फिर अटैक नहीं आता इसके बाद। बाज 75% जो है ना पेशेंट्स को 2 साल के अंदर अंदर फिर से अटैक आ जाता है। 60% को 1 साल के अंदर अंदर अटैक फिर से आ जाता है। सही हो गया। और वक्त के साथ जब दूसरा अटैक आता है तो उसमें और भी ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकती है, सेवेरिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसको कहते हैं इंटर क्रिटिकल गाउट। मतलब गाउट, इंटर मतलब गाउट के दरमियान, मतलब अटैक के दरमियान वाला फेज। सही है। तो फर्स्ट फेज था एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसिमिया, दूसरा था एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस जिसमें अटैक आता है। फिर उसके बाद जो है इंटरक्रिटिकल गाउट। फिर जो थर्ड फेज है वो लास्ट फेज है, जब गाउट को ट्रीट ना किया जाए सही से तो उनमें क्या होता है, क्रोनिक टोफेशियस गाउट बन जाता है। टोफाई बीच में बन जाती है। टोफाई जो है ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एक जगह पे जमा हो जाते हैं, एग्रीगेशन इनकी हो जाती है और साथ ही साथ जॉइंट सेल्स इसको सराउंड कर लेते हैं, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको टोफाई कहते हैं। ये बन जाते हैं कौन सी जगह पे ज़्यादातर बनते हैं, ये जो है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भी बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है सरफेस ऑफ फोरआर्म जो है एक्सटेंसर सरफेस, एल्बोज, नीज, अकिलीज टेंडन, पिन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इन जगहों पे जो है टोफाई बन जाते हैं। तो ये फिर पेन करते हैं बहुत। तो ये इसके 4 स्टेजेस थे जिसमें साइंस एंड सिम्टम्स भी बता दिए। इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, एक पेशेंट को गाउट है तो यूरिक एसिड इसमें ज़्यादा होता है, तो यूरिक एसिड को देखें कैसे देखें। एक ही इसमें जो है मेन जो डायग्नोस्टिक टूल है वो है जॉइंट एस्पायरेशन और साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। जॉइंट से साइनोवियल फ्लूइड निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि यूरिक एसिड है कि नहीं। कैसे पता चलता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू पोलराइजिंग लाइट पास करते हैं और उसमें जो है करेक्टरिस्टिक आता है, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं और नेगेटिव बायरफ्रिंजमेंट यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं। सही है। ये याद रखें। जो इसके बाद सूडो गाउट पड़ेगी जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, उसकी जब डायग्नोसिस करते हैं उसमें नीडल शेप नहीं होते, उसमें रोम्बॉइड शेप होते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंट होती है। सही हो गया। इसमें क्या है, नीडल शेप और नेगेटिव बायरफ्रिंजेंट। इससे हमें मेनली पता चल सकता है डायग्नोसिस का कि ये इस बंदे को गाउट हुआ है। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट इसकी होगी, किस वजह से यूरिक एसिड का हो रहा है। ठीक है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, एक तो प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो रही है या निकल रहा कम, एक्सक्रीशन कम हो रही है। तो मेडिकेशंस का हमने पढ़ा था कि बाज़ मेडिकेशंस जो है यूरिक एसिड को ज़्यादा करती है। डाययूरेटिक्स थे, एनसिड्स थी,
लेकिन एनसेड्स इसकी ट्रीटमेंट में भी आता है। तो यूरिक एसिड को जो डायूरेटिक्स थे वो उसके लेवल को बॉडी में इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्सक्रीशन कम होती है जब डायूरेटिक्स लेते हैं यूरिक एसिड की, तो जिसकी वजह से गाउट हो सकता है। तो इसको मतलब डायूरेटिक्स नहीं लेनी, ओबिसिटी काज कर सकता है यूरिक एसिड ज़्यादा, अल्कोहल इनटेक कम कर देनी है और प्यूरिन इनटेक कम कर देनी है। ठीक हो गया। मीट वगैरह और सी फूड्स में जो है प्यूरिन होता है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन प्रोडक्ट यूरिक एसिड बन सकता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो इसके अलावा एक्यूट गाउट अटैक में पेन होता है तो बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसिड्स दे सकते हैं पेन के लिए, कोलचिसिन भी दे सकते हैं अल्टरनेटिवली, दोनों पेन को कम कर सकती है। ठीक हो गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, एस्पिरिन नहीं देनी। एस्पिरिन जो है एक्यूट गाउट में वो और भी ज़्यादा सिम्टम्स को ज़्यादा कर सकता है। तो एनसिड्स दे सकते हैं पेन के लिए, कोलचिसिन दे सकते हैं, अगर ये काम ना करे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, एक्यूट का हो गया। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, मतलब प्रिवेंट करना कि फिर से अटैक ना आए। तो पहले एक बार अटैक आ गया एक्यूट का, तो एक्यूट का अटैक एक बार आ जाए, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके दरमियान एक फेज़ आता है इंटरक्रिटिकल स्टेज, जिसमें या तो उस बंदे को पूरी लाइफ गाउट नहीं होता या 10-20 साल तक नहीं होता। तो प्रोफाइलेक्टिक मतलब ये तब देते हैं मेडिकेशंस के अगर बंदे को लगे कि इसको फिर से अटैक आ सकता है। तो एक्यूट के बाद हो सकता है उस बंदे को अटैक ना आए, तो ये नहीं देते जब तक दूसरा अटैक नहीं आता। जब दूसरा अटैक आता है तो उसके बाद दे सकते हैं ये मेडिकेशंस, या इसके अलावा अगर प्रोफाई बने हुए हैं तो तब प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स दे सकते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या चीज़ देते हैं, कोलचिसिन और एनसिड देते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए, फिर उसके बाद 3 to 6 मंथ के बाद ये छोड़ देते हैं। और उसके बाद यूरिकोसूरिक एसिड एजेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि एलोप्यूरिनोल हो गया, या कोई ऐसा एजेंट जो कि यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है बॉडी से। तो प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी में ये हो गया। इसके अलावा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो कि यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन को रोकते हैं। सही हो गया। तो ये दो चीज़ें भी दे सकते हैं। इनकी इंडिकेशन इन्होंने लिखी हुई, अगर यूरिन में जो है यूरिक एसिड 800 मिलीग्राम पर डे से कम निकल रहा है, इसका मतलब है कि किडनी से एक्सक्रीशन कम हो रही है, तो यूरिकोसूरिक एसिड दे सकते हैं, यूरिकोसूरिक एजेंट दे सकते हैं। अगर 800 मिलीग्राम से ज़्यादा हो रही है एक दिन में यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन, इसका मतलब है ओवर प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड की, तो उसको कम करने के लिए ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे सकते हैं। इन्होंने इधर नेम लिखे हुए हैं। तो ये इसकी प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी है और इसकी ट्रीटमेंट है।